चलो तो शुरू कर लेते हैं अपन आज का अपना रंगारंग कार्यक्रम, है ना। अपन समझते हैं पहले ऐतिहासिक बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बताओ हड़प्पा सभ्यता कब खत्म हो गई थी, कब एकदम एंड हो गया था हड़प्पा सभ्यता का? 1300 पर एकदम एंड हो चुकी थी। 1900 से 1300 के बीच में, है ना। और ये जो समय है वो तुम्हारा 600 BC से 600 AD तक का, है ना। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के लगभग 1500 साल, कितने? 1500 साल वर्षों का एक लंबा अंतराल आया, जिस समय कुछ चीजें ऐसी हो रही थी भारत के अलग अलग हिस्सों में, है ना, जहां पर बहुत कुछ बदल रहा था, है ना। बहुत कुछ चीजें ऐसी हो रही थी उस 1500 साल के अंतराल में कि बहुत कुछ चीजें बदली थी। देखते हैं कि क्या क्या बदल रहा था इंडिया में उस समय, ना। उस समय इंडिया में एक काम हो रहा था, क्या? ऋग्वेद का लेखन। आप लोग देखेंगे ये जो तुम्हारे हिंदू परंपरा में अपन वो पढ़ते हैं, क्या नाम है, चार वेदों के बारे में, उनमें से ऋग्वेद की रचना हो रही थी कब? इस समय, है ना। राइटिंग ऑफ ऋग्वेदा, राइटिंग ऑफ ऋग्वेदा, है ना। और किसने लिखना शुरू किया था इनको? तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, है ना, उन्होंने इन ऋग्वेदों की रचना क्या करी थी, करना शुरू करी थी, है ना। और क्या हो रहा था यहाँ पे? नई बस्तियां भी बन रही थी, न्यू सेटलमेंट्स। न्यू सेटलमेंट्स यानी कि नई बस्तियां भी इधर विकसित हो रही थी उसी समय। उत्तर भारत, दक्कन के पठार और कर्नाटक में किसान और चरवाहा बस्तियां बसने लगी थी, है ना, जिसमें किसानों की बस्तियां और चरवाहों की बस्तियां, है ना, फार्मर्स। चरवाहों को क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोल, स्पेलिंग। डोमेस्टिक थोड़ी हुआ यार, चरवाहा वो होते हैं जो भैंस चराने के लिए जाते हैं। चौपिया। चलो ठीक है, तो समझ लेना तुम उसको, ठीक है। यानी कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, और कहां पर? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहां पर? दक्कन का पठार और कर्नाटक वाला रीजन। बताओगे मेरे को दक्कन का पठार कहाँ है इसमें? डेक्कन प्लेट्यू, है ना। यानी कि उस समय इधर नॉर्थ इंडिया में, है ना, इधर, और इधर पड़ता है तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू, इधर पर पूरे में फैला हुआ है। यहाँ पर खास करके ये तुम्हारा कर्नाटक वाला रीजन है यहाँ पर। तो कर्नाटक वाले रीजन में ये कुछ बस्तियां विकसित हो रही थी, है ना। महापाषाण और लोहा, महापाषाण और लोहा, मेगालिथ्स एंड आयरन। है ना। आप लोग देखेंगे उस समय, अच्छा आप लोग वहां तो गए हैं ना, क्या नाम है, ककन मठ गए ना। ककन मठ के पत्थरों को देखना, वो कितने बड़े बड़े पत्थर है वहां, है बहुत बड़े बड़े पत्थर सियोनिया ककन मठ में, है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी बहुत बड़े बड़े पत्थर इस समय देखने को मिल रहे थे। कहां पर? महापाषाण कहते हैं उनको, और लोहा देखने को हमें मिल रहा था। और ये कहां पर मिल रहे थे हमें? दक्षिण भारत में कब्रों के पास में, जो कब्र होती है ना, उन कब्रों के पास में हमें ये मिलते थे, बड़े बड़े पत्थर जिन्हें महापाषाण कहते हैं, ठीक है।
जिनके साथ लोहे के औजार और हथियार भी दफनाए गए थे। यानी कि अगर आप लोगों से पूछे कोई कि जो महापाषाण थे वो कहाँ पर मिले थे, तो कहाँ पर मिले थे? दक्षिण भारत में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। कहाँ पर? कब्रों के पास में। और यहाँ पर क्या होता था, इन महापाषाणों में उनको इंसानों को दफनाने का काम किया जाता था, है ना। जैसे आप लोग जाते होंगे क्या ना, उसमें होटल्स में कभी गए होंगे तो वहां पर नहाने का टब रखे रहते हैं बड़े बड़े, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते थे और उन पत्थरों में, है ना, लोगों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। आ गया दिल्ली से? करे पढ़ाई? बढ़िया। हाँ, पता नहीं। बड़ा बदलाव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ग्रेट चेंज है। अब क्या पता, बड़ा बदलाव यानी कि ग्रेट चेंज। बता, कुछ काम था? बता, भैया ना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला? 6th सेंचुरी में, यानी कि 6वीं सदी में यहाँ पे एक चीज हो रही थी, शहरीकरण का। अब चुप हो जाएंगे। शहरीकरण पहली बार इंडिया में कब हुआ था? पहली बार हड़प्पा सभ्यता में हमें शहरीकरण देखने को मिला। उसके बाद एक लंबा अंतराल चला 1500 सालों तक, फिर दूसरा शहरीकरण हमें देखने को मिलता है कब? 6th सेंचुरी में, सेकंड अर्बनाइजेशन, यानी कि दूसरा शहरीकरण। भारत के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े शहर और साम्राज्य क्या हो रहे थे? विकसित हो रहे थे धीरे धीरे। आज अपन उन्हीं साम्राज्यों के बारे में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे ये था कि 1500 साल एकदम सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद, है ना, भारत में धीरे धीरे क्या आ रहे थे? कुछ चेंजेस आ रहे थे, है ना। ऋग्वेद का लेखन शुरू हुआ, है ना। ये कहाँ पर शुरू हुआ था? इनमें जो सिंधु घाटी, वो तुम्हारी सिंधु नदी थी, नदियों के किनारे जो लोग रह रहे थे, उन्होंने इसकी रचना करी। उसके बाद नई बस्तियां बनी, है ना। नई बस्तियां कहाँ पर बनी? किसकी बस्तियां बनी? किसानों की और डोमेस्टिक चरवाहों की, है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ? महापाषाण और लोहा ये देखे गए। ये कहाँ पर देखे मिले? हमें साउथ में देखने को मिले। साउथ में भी खास करके महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र वाला रीजन, वहां पर हमें बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले। और वो पत्थर मिले कब्रों के पास में। तो इसका अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इन पत्थरों में किसको दफनाया जाता था? लोगों को दफनाया जाता होगा, है ना। फिर तुम्हारा बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है 6वीं सेंचुरी के आसपास, यानी 6th सेंचुरी के आसपास। यही वो समय है जब इंडिया में महावीर और, है ना, उनका बोलबाला चल रहा था। किसका? बुद्ध का। महावीर और बुद्ध इसी समय हो रहे थे, है ना। इस समय पूरे इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े साम्राज्य क्या हो रहे थे? विकसित हो रहे थे, यानी कि बड़े बड़े शहर बन रहे थे, है ना। अब एक चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्यों है? तो सबसे बड़ी बात, है ना, यहाँ पर हमें देखना है कि बहुत सारे ये चैप्टर हमें 3 बड़ी बातें सिखाएगा। सबसे पहली बात, शक्ति का उदय, यानी कि राइज ऑफ पावर, है ना। हम समझते हैं कि कैसे छोटे छोटे कबीले, महाजनपद, फिर साम्राज्य बने। हम लोग देखेंगे यहाँ पे 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। वो 16 महाजनपद कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने, है ना, वो हमें कौन बताएगा? ये चैप्टर बताएगा। अर्थव्यवस्था की नींव कैसे पड़ी, वो हम किस में पढ़ेंगे? इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग देखेंगे वो जो क्या नाम है, चाणक्य के बारे में पढ़ा था। चाणक्य ने जो अपना, हाँ, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखा था, वो अर्थशास्त्र इसी समय का है ना। हाँ, तो अपन देखेंगे कि उस समय जो अर्थशास्त्र था उसकी नींव कैसे पड़ी, और इतिहास की जासूसी, यानी कि हिस्टोरिकल डिटेक्टिव वर्क, इतिहासकार
पत्थरों पर लिखे लेखों, अभिलेखों और पुराने सिक्कों और किताबों से अतीत की कहानी कैसे जोड़ते हैं। अपन ये सब इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ। हड़प्पा सभ्यता में हमने 2 मेटल्स के बारे में पढ़ा था, तांबा और कांसा, है ना। ब्रॉन्ज और कांसे को क्या बोलते हैं, कांसे को ब्रॉन्ज बोलते हैं, और तांबे को क्या बोलते हैं, कॉपर। तो कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में देखा था। लेकिन यहाँ पे एक हार्ड लोहे के बारे में, है ना, मेटल हमें देखने को मिलेगी, और वो क्या है, लोहा। ठीक है, हाँ, वो नरम थे। ये तुम्हारा कैसा देखने को मिलेगा, एकदम कठोर, है ना, जिससे जंगलों की सफाई करना बहुत आसान हो गया, कुल्हाड़ियां बनाना आसान हो गया ना। पहले वो तो तुम्हारा क्या नाम है, कांसा था, और तुम्हारा कॉपर था, कॉपर और तांबा था। उससे कुल्हाड़ियां बना भी लेते, तो लकड़ियों को काट रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारे लोहा जैसे आया इनके पास, तो लोहे से इन लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाना शुरू की है ना। आयरन से जो तुम्हारे सबसे पहले कुल्हाड़ी, इनसे इन्होंने जंगलों को साफ किया, है ना, काटना शुरू कर दिया। और इसी से आप लोग देखेंगे खेती में नए नए उपकरण, जैसे फावड़ा हो गया, खुरपी हो गई, है ना, और उसको जुताई करने के लिए जो तुम्हारे हल हो गए, वो सब किसके बनाए जाने लगे, लोहे के बनाए जाने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से वहाँ की खेती बहुत अच्छी हुई। और आप लोग देखेंगे कि इस समय एक राज्य था मगध, है ना। मगध इतना शक्तिशाली राज्य क्यों बना, उसका सबसे बड़ा रीजन था लोहा। क्या था, लोहा। लोहे की वजह से उन्होंने सारे जरूरत की चीजें बना ली, खेती में जरूरत के सामान बना लिए। और दूसरी बात, जब कोई दूसरी सेना उनसे लड़ने के लिए आ रही है तो उस हथियार भी बना लिए, तो सेना उनसे कोई लड़ नहीं पा रही है ना। तो इस वजह से वो जो साम्राज्य था वो बहुत ही ज्यादा क्या बना, शक्तिशाली बना। और उसका सबसे बड़ा कारण था क्या, लोहा, है ना। पैसा और पावर दोनों ही इसी के वजह से आए। आप लोग पढ़ेंगे इसमें मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य में इतना सारा पैसा था, जितने भी 16 महाजनपद पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी कौन सी, मगध, है ना। उसका कारण वहाँ की कृषि थी, और वहाँ पर ये जो मेटल्स थी उनकी उपलब्धि थी। मैंने कहा सुन भी लिया करो क्या बोल रहे हैं, हैं? ध्यान से। अब मैं कुछ लिखा तो नहीं रहा ना, तो जब नहीं लिखा रहा होता हूँ तो ध्यान से सुना करो उसकी स्टोरी को, कहानी को, कि क्या समझा रहे हैं, नहीं तो फिर बुरा हाल होगा तुम्हारा एग्जाम में। नहीं होगा सर, मैं तो नोट्स ले ले रट के चले सर एक मॉडल के पास तो ज्यादा ही लड़की मुझे ही नहीं आती थी, बाई चांस आती थी उसकी। इतिहासकार हमें नकल से, नकल ना चले ना तो पता चल जाए ना। मुझे भी ताज्जुब होता है कि जो बच्चे फेल होने चाहिए वो पास कैसे हो जाते हैं, सब कैसे बताते हैं। एक बात हाउ डू हिस्टोरियंस टेल अस, टेल अस ऑल दिस। वैसे तो हमें काफी हद तक, देखो हम लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, हड़प्पा सभ्यता में इतिहासकार कैसे हमें जानकारी देते थे, और यहाँ पे अब समझना आप लोग कि ये यहाँ के इतिहासकार कैसे हमें जानकारी देते थे, है ना। क्या हड़प्पा सभ्यता में अभिलेखों का यूज होता था? अभिलेख, अभिलेख मतलब जो तुम अभी पढ़ रहे हो ये तुम्हारे लिए क्या बन रहे हैं, सबके सब अभिलेख बन रहे हैं। जो तुम्हारी किताबें हैं, नोटबुक है ना, ये सब तुम्हारे क्या है, अभिलेख है। जब तुम कभी मर जाओगे तो ये सब के सब तुम्हारे रह जाएंगे। फिर कभी तुम्हारे बच्चे, पुरखा और उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे वो आएंगे तब इनको देखेंगे, है ना। लेकिन चलो ये तो सब बिक जाएंगे, लेकिन सरकार के बारे में जानकारी
है ना, जो भी सरकार करती है वो सारे के सारे सरकार के गवर्नमेंट के क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं, है ना। वो सबका सब उनका एक बड़ा का बड़ा सेक्रेटरीट होता है जहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है ना। अब वो चाहे 100, 200, 1000, 500 साल बाद भी देखेंगे तब भी तुम्हें वो क्या मिलेंगे, अभिलेख मिलेंगे। तो ये हिस्टोरियन तब तक तो क्या हो चुके थे, इनके पास काफी अभिलेख इकट्ठे हो चुके थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी थी। तो ये लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, अभिलेखों का। किसका, अभिलेखों का, है ना। अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस, है ना। जैसे सांची का अभिलेख जो पत्थर पर खुदा हुआ था, है ना। आप लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो 321 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, है ना। हाँ, तो अशोक ने इतने सारे अभिलेख लिखवाए थे, इतने सारे अभिलेख लिखवाए थे कि हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश में, है ना। तो उनसे जानकारी हमें क्या होती है, मिलती है। इतिहासकार उनको पढ़ते हैं, देखते हैं और उनसे हमें बताते हैं कि वहाँ का समाज कैसा था, राजा कैसा था, है ना, कैसे वो डिसीजन लेता था, कैसे अपनी जानकारी दूसरे लोगों के पास पहुंचाता था, है ना। और ये किसका इस्तेमाल करते थे उस समय, ये सिक्के भी डालने लगे थे राजा वगैरह, तो सिक्कों का भी क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। कॉइन्स का भी, है ना, कॉइन्स, ठीक है, इनका भी इस्तेमाल करते थे। ग्रंथ और चित्र, ग्रंथ और चित्र, इस समय तक ग्रंथ भी लिखे जा चुके थे, तो उन ग्रंथों का भी इतिहासकार क्या करते थे, यूज करते थे। टेक्स्ट एंड पेंटिंग्स, टेक्स्ट एंड पेंटिंग्स, ये व्यापार और राजाओं की अमीरी बताते थे, अमीरी बताते थे, है ना। ये उस समय के समाज के बारे में और जीवन की झलक देते थे, है ना। टेक्स्ट पेंटिंग्स, हाँ, झलक, झलक। ग्लिम्सेस, ग्लिम्सेस, ग्लिम्स, तो लोहा आया, तरक्की लाया, है ना। लोहे ने ही खेती बदली और खेती ने ही किसको बदला, राजाओं को बदला, है ना। खेती ने ही राजाओं को क्या बनाया था, पावरफुल बनाया था। ये सब खेल इसमें लोहे का करा धरा है, पूरा का पूरा, है ना, राजाओं को पावरफुल बनाने का। चलो, जो बात कर रहे थे वो तैयार हो जाए, ठीक है। हाँ, हाँ, तो बताइए देवी जी, हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद लगभग कितने वर्षों के अंतराल के बाद नए विकास हुए, बताया था मैंने। चिल्ला चिल्ला के बोला था, कई बार बोला था। हाँ, कब कब बोला था, बताना जरा, कितना था।
अगर नहीं बोला होता तो उसको नहीं पता होता, है ना। अगर बोला है तो पता है, इसलिए क्लास में, है ना, चौकन्ने बैठा करो, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो फिर से। ऋग्वेद का लेखन किन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा किया गया था? बोला था, है ना, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने किया था। हाँ, इंडस, इंडस। बताओ महापाषाण क्या है? मेगालिथ्स क्या थे? मेगालिथ्स है ना, लोगों को दफनाने के लिए बड़े बड़े जो पत्थर मिले थे उनको अपन क्या कह रहे थे? मेगालिथ्स, है ना, महापाषाण। बताओ चलो, ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान दक्षिण भारत में अंतिम संस्कार के तरीकों में क्या बदलाव आए थे? सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी, उसमें वो लोग कैसे दफनाते थे लोगों को? वो 3 तरह से सर वो ना कब्र खोदते थे, कई कब्रों की चिनाई करते थे, उसमें दफनाते थे। कई कब्रें वैसी थी कच्ची, है ना, और दफनाते थे तो सामान वगैरह भी उसके अंदर वो क्या करते थे? रखते थे उनका। हाँ, तांबे का शीशा, कुछ बर्तन भी डाल देते थे उसमें, है ना। तो अब क्या बदलाव आए थे दफनाने के तौर तरीकों में? अब कैसे कर रहे थे ये लोग? बड़े बड़े पत्थर, है ना, उनमें क्या कर रहे थे? दफना रहे थे। वेपन्स वगैरह नहीं रखते थे, है ना, मेगालिथ्स बड़े बड़े, उनमें क्या करते थे? दफनाते थे, ठीक है, जिनको महापाषाण कहा जाता है। हाँ, और सॉरी, वो बात सही है जो कह रहा है, लोहे के जो वेपन्स, हथियार वगैरह ये बनाते थे वो भी साथ में ये रखते थे, ठीक है, दफनाए जाते थे। सही बात है। तो हड़प्पा सभ्यता से क्या बदलाव आए यहाँ पे समझ में आ रहे है ना। अगला क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ क्यों माना जाता है? इसमें नए ये वाला 6th सेंचुरी, यहाँ पे क्या इसको नया मोड़ क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था, दूसरा शहरीकरण शुरू हो गया था, जो देश के कई हिस्सों में, है ना, हो रहा था। वही शहर धीरे धीरे बड़े बड़े क्या बने थे? साम्राज्य बने थे आगे चल करके, है ना। उन्हीं की कहानी अपन इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, पेस्टोरल बोलते हैं ना उसको, पेस्टोरल, ठीक है, चरवाहा बस्तियां, पेस्टोरल बोला जाता है उसको। बताओ चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। इतिहासकार आरंभिक राज्यों और अर्थव्यवस्थाओं के विकास का आकलन करने के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? Which sources do historians use to assess the development of early stages and economics? नोट्स बनाते थे यही तो इतिहासकार हमें सब कैसे बताते थे, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे, है ना। अभिलेखों का इस्तेमाल करते थे, सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, ग्रंथ और चित्र इनका इस्तेमाल करते थे, है ना। इनसे वो हमें क्या बताते थे? जानकारियां बताते थे, ठीक है। चलो, तो अब हम खोपड़ी में तेल लगा के टॉपिक के अंदर घुस लेते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है तुम्हारा कौन सा? प्रिंसेप और पियदस्सी, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब अपन देखते हैं बुक का पहला टॉपिक। इसमें कितने टॉपिक हैं? 7-8 प्रिंसेप और पियदस्सी, प्रिंसेप एंड पियदस्सी, पियदस्सी है कि पियादस्सी है? ये पियादस्सी,
जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। 1838 के करीब। सर इसमें 8 टॉपिक है, 8। जल्दी हो जाएगा ना। भाई ये वो 10 दिन में 11 वाला हो गया था, तो ये हो जाएगा 7 दिन में 6। हाँ, जेम्स प्रिंसेप है ना। ग्रामीण परिस्थिति सर पड़ी इसका नोट्स ले आना सर, अब याद कर लेंगे तो चलेगा। ये तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। इसने 1830 में, देखना बुक में क्या है, 30 होना चाहिए। ये था कोड ब्रेकर। कोड ब्रेकर है ना, कोड ब्रेकर का मतलब ऐसे ऐसे कुछ है ना लिपियां थी जिनको कोई नहीं पढ़ पाया था, उनको किसने पढ़ा था? इसने पढ़ा था। वो लिपियां कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला, पढ़ने वाला है ना। डेसेफर्ड, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। ब्राह्मी एंड और साम्राज्य खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। ये तो लिख लिया होगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलो पहले कुछ नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं इसको। है क्या कह रहे हैं बताओ? अभी जब वीडियो बनाई नहीं तो कुछ तो कह रहे होंगे सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में, कि नहीं करेंगे या करेंगे। कैसे कह रहे थे? यही पढ़ना पड़ेगा। नो, हमें नहीं पढ़ना ना, हमें अच्छे नहीं लगता सब्जेक्ट ये, क्यों पढ़ना जबरदस्ती है? अच्छा तुम्हें पढ़ना, तुम्हें वही पढ़ना है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा वो सब्जेक्ट, सबका वही है यहाँ पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। चेंज करा लो, है ना। सोशियोलॉजी मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आगे चल के बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सोशियोलॉजी से कुछ नहीं आता। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का जीके जीएस में बेटे सबसे ज्यादा रहता है ना। मेन सब्जेक्ट ये तीन ही हैं। तो बोल देना विनती करके कि भैया चेंज कर दो, हमें नहीं पढ़ना है ना, हमें यही पढ़ना है, आगे चल के हमें तैयारी करनी है। 11th में भी नहीं किया था? चूज तो किया हो सर, ये सब चेंज करा के ही आ रहे हैं। लफड़े तो हैं पर हो जाएगा चेंज, है ना। बाकी ये चेंज करते क्यों नहीं है उसका रीजन दूसरा है ना, ताकि है रीजन ये कि बच्चों को परेशान करो ताकि कोचिंग हमारे पास आ जाए, बस ये है, उनको अपनी दुकान चलानी है। तुम तो सीधी सी कह देना, अगर चेंज कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हमारी टीसी दे दो, ठीक है, मार्कशीट दे दो, मैं करा दूंगा, ठीक है, कहीं भी एडमिशन इनसे सस्ता करा दूंगा, ठीक है। जब इतना पैसा तुम खत्म कर ही रहे हो तो अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ो, है ना, और ना करें तो फिर बता भी देना, इलाज भी कर देंगे उनका, ठीक है।
वैसे ऐसा होता नहीं है, स्कूल वालों को सब्जेक्ट चेंज करने होते हैं, ठीक है। हाँ, 2-4-500 रुपये लेगा, ले लेगा, 200 रुपये तो ठीक है। बात फीस है, 200 बाकी हिस्ट्री और पॉलिटी तो होगी है ना, जियोग्राफी की जगह तो क्या है, हाँ तो क्या, और क्या है, और क्या है, ज्योग्राफी है। अच्छा, ज्योग्राफी तो है, पॉलिटी नहीं है ना, ठीक है। तो करा लो उसको, सोशियोलॉजी की जगह पॉलिटी करा लो, ठीक है। तो सही कॉम्बिनेशन बन जाए, सोशियोलॉजी ठीक नहीं है ना। 11th में पढ़ी है, कौन पढ़ाता था, बहुत से सर, यानी कि एक सर ही नहीं है, उसके 3 सर पढ़ा रहे हैं। उसमें लगती है क्लासेस आर्ट्स की, 9 से 12। चलो ठीक है, तुम देख लेना है ना, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चेंज करा लेना, और नहीं इच्छा हो तो फिर सोचेंगे कुछ करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर तुम 2 रह जाएंगी सोशियोलॉजी वाली, फिर सोशियोलॉजी तुमको अलग से पढ़ानी पड़ेगी मुझे, पढ़ लेंगे हम तो अलग से, है ना, एक्स्ट्रा क्लास लेके कहना, ठीक है, चेंज कर दो, है ना। मैंने इनके सब्जेक्ट चेंज करवाए तो वो इसीलिए क्योंकि आगे फायदेमंद हैं ये तीनों सब्जेक्ट, है ना। बाकी वो कुछ भी कहते रहें कि ये होता है, वो होता है, फलाना ढमकाना, वो उनकी पॉलिसी है, ठीक है। मैं कभी भी किसी बच्चे को गलत सलाह नहीं देता, ना कभी गलत काम करता किसी बच्चे के साथ में, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जिनको बस सिर्फ पैसा कमाना है, अपना उल्लू सीधा करना है, बच्चे के साथ कुछ भी हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। देखना आप ज्यादातर ऐसे ही होंगे। अभिलेख क्या होते हैं, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, 48। हाँ सर ये 3 चैप्टर सर बहुत है, लेकिन ये फील छूट गया है, ठीक है। जगह इसके बाद से ये चैप्टर हम मार्क्स से लिखना स्टार्ट कर देंगे, फिर मेरा लग फिर मार्क्स नहीं भी चैप्टर मैं नोट्स आप लोगों को सारे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको जो करना है कर लेना, उससे फेयर बना लेना, उनको निकलवा लेना, जो करना है कर लेना, ठीक है। रिकॉर्ड्स कार्व्ड ऑन हार्ड surfaces such as stone, metal and pottery। तुम लोग डरते हो स्कूल वालों से?
डरा देते हो हैं? वही तो कह रहा हूँ, डरना नहीं है, मैं सारे कानूनी दांव पेच बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? आया राम गया राम एक कानून था, बदल हो गया है। दल बदल कानून, है ना? आर्टिकल 52 हाँ। ऐसी कुछ के तहत गया है। 1952 का संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में, है ना? 1952 तो उसमें ये हुआ, उसमें होता ये है कि कोई एक व्यक्ति, है ना, बदल सकता है। अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है ना? हाँ, कुछ शर्तें हैं, तो उसने अपनी पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में चला गया है, शामिल हो गया है वो 4,000 के लिए की जो शर्त थी 4,000 की। ना। मुझे समझा लेने दिया करना है तो दल बदल कानून कहते हैं उसको, है ना? हालांकि चीजें सही नहीं है, जनता ने जिस उद्देश्य से, जिस पार्टी के लिए तुम्हें चुना था, तुमने अपना फायदा देख करके, है ना, पार्टी ही बदल दी। अभी नहीं, अभी इसको समझेंगे पूरा खत्म करेंगे, अभी तो 8 मिनट रह गए, कहाँ जाना है? हाँ हाँ, तो अभी तो रुक जाओ ना। इतिहास पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। वंशावलियों का निर्माण, यानी कि रिकंस्ट्रक्टिंग डायनेस्टीज। रिकंस्ट्रक्टिंग डायनेस्टीज। डायनेस्टीज में ए आएगा यहाँ पे, है ना? और नया कनेक्शन। न्यू कनेक्शंस। आज वो नहीं आई, शीतल तो आई है ना, वो नहीं आई, क्या नाम है उसका? मधु है शीतल? तो देखो, समझ लें, सब जाओ हो गया? तो देखो, पहला टॉपिक था तुम्हारा प्रिंसेप और प्रियदर्शी के नाम से, है ना? प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। प्रियदर्शी क्या था उसको अपन देखेंगे यहाँ पे, है ना? प्रियदर्शी की क्या मिस्ट्री है, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, है ना, ब्रिटेन का, जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, उसी कंपनी में ये आया हुआ था, है ना। हमारे देश में कुछ ऐसी लिपियां थी जिनको हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर, सिक्कों पर, है ना, मिट्टी के कठोर, है ना, बर्तनों पर उनको क्या किया था? लिखा था, लेकिन उनको कोई पढ़ नहीं पा रहा था कि लिखा क्या है। तो जेम्स प्रिंसेप भाई साहब आते हैं, है ना, और उसको क्या कर देते हैं? और पढ़ देते हैं, और यहाँ से खुलता है तुम्हारा इतिहास का एक नया दरवाजा। क्योंकि सोचो, जिस जानकारी को पहले कोई पढ़ नहीं पा रहा था, अब वो जानकारी क्या हो रही है? पढ़ी जा रही है। सिंधु घाटी में क्या हो रहा था? सिंधु घाटी सभ्यता में कोई पढ़ नहीं पा रहा था, तो इसलिए हम जानकारी के लिए किस पर डिपेंडेंट थे? जो वस्तुएं मिल रही हैं
उन पर। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो वस्तुएं मिल रही हैं उन पर जो लिखा हुआ है उसको भी क्या कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। वो दोनों लिपियां कौन सी थी, ब्राह्मी और खरोष्टी, है ना, इसीलिए इसको कोड डिकोडर कहा जाता है ना। डेसिपर्ड, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। तो आप लोगों से पूछा जाए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेप था। कब पढ़ी थी उसने, 1830 में, ठीक है। हाँ, और इसकी क्या मिस्ट्री है, जब प्रिंसेप इन सब चीजों को पढ़ रहा था तो इन सिक्कों पर एक चीज बार बार हमें दिखाई दे रही थी, प्रिंसेप पियदस्सी। पियदस्सी हमें बार बार दिखाई दे रहा था, क्या, पियदस्सी। हर सिक्के पे लिखा है पियदस्सी पियदस्सी पियदस्सी। तो उसने सोचा कि भाई ऐसा क्या है जो हर सिक्के पर लिखा हुआ है, क्या, पियदस्सी। पियदस्सी का मतलब क्या होता है, इसका लिख लेना यहाँ पे ऐसे एरो लगा के, है ना, मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर मुखाकृति वाला राजा, मनोहर मुखाकृति वाला राजा, है ना। हाँ, इसका नाम था अशोक। अब सर आपने तो लिख दिया बोर्ड पे ऐसे, हम कहाँ घुसे हैं, हैं? अभी आप लिख लो। तो तुम कहीं भी पियदस्सी ऐसे लिख के और उसके सामने लिख दो, ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे तो। है मेनू की, मैं तो लिखूंगी ही नहीं, मुझे क्या, तेनू की। अच्छा, लिख लेना कहीं भी पियदस्सी लिख करके इसको, है ना। पियदस्सी का मतलब होता है क्या, मनोहर मुखाकृति वाला राजा। और ये मनोहर मुखाकृति वाला राजा कौन था, के सर। सर आपका मनोहर मुखाकृति कहाँ है, आपका मुंह तो ऊपर खावर जैसा लगता है। तो ये वर्ड इस्तेमाल होता था किसके लिए, राजा अशोक के लिए। किसके लिए, राजा अशोक के लिए, ठीक है। सर पिछली साल का इसको हाँ। उसके बाद आता है तुम्हारा आखिरी अभिलेख होते क्या हैं। तो वो सभी चीजें जो मतलब जैसे पत्थर हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया, जिन पर खुदाई कर करके ऐसे लिखा गया है उसको अपन कहते हैं क्या, अभिलेख, जो कभी ना मिटे, है ना। आप लोग देखेंगे गांवों में जो पटिया हटियां पाट आट रखे रहते हैं पुराने लोगों के, है ना, बड़े बुजुर्गों के नाम उस पर टाँकी हथौड़े से उन्होंने क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं। ऐसे ही जब मैं 7th क्लास में था तो 7th क्लास में मैंने भी डाला था एक पटिया पे नाम। अगर मेरे गांव में आएंगे तो आप लोगों को वहाँ नाम लिखा हुआ दिखाई देगा आज भी। है, हाँ। तो ये होते हैं क्या, अभिलेख, है ना। अपना नाम डाला था मैंने पूरा कमल किशोर करके, है ना। शायद कुशवा भी लिखा है उसमें, इतना बड़ा पूरा का पूरा निबंध का निबंध लिख दिया है मैंने। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे लिख लेना नोट डाल के, अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है। अभिलेख शास्त्र कहलाता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। लिख लोगे, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी, EPIGRAPHY, ठीक है, एपिग्राफी। हाँ और सर और कुछ लिखवा दे। हाँ, अभी तो ये रह गया ना इतिहास का प्रभाव। क्या हुआ इस खोज से, इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, किसका, किसका, कौन सी खोज का, इसी खोज का, है ना। ये जो क्या नाम है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, इसका इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो इसका इतिहास पर प्रभाव यह पड़ा कि वंशावलियों का निर्माण हुआ, रिकंस्ट्रक्टिंग डायनेस्टीज, है ना। विद्वानों ने अलग अलग भाषाओं के अभिलेखों और ग्रंथों को का उपयोग करके प्रमुख राजवंशों की वंशावलियां तैयार की, है ना। जब उनको वो मिले, अभिलेख मिले, तो उन्होंने पढ़ा कि भैया इसका पापा कौन था, इसकी मम्मी कौन थी, इसका बाबा कौन था, ये कहाँ का राजा था, वो सारी की सारी
जानकारी उन्होंने क्या कर ली, देख ली। तो इससे उनका क्या हुआ, वंशावलियों का निर्माण हुआ, है ना, डायनेस्टीज बनी। और दूसरा, नया कनेक्शंस भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि इतिहासकारों ने यह समझने की कोशिश की कि क्या राजनीति में बदलाव का असर समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यानी कि नया कनेक्शन क्या, इतिहासकारों को जो अभिलेख मिले उनसे इन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि यार राजनीति से समाज पर कोई असर पड़ता है ना, तो समाज पर असर तो पड़ता है। क्या अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ता है, तो हाँ, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंसों के जवाब दे जाओ मुझे, क्वेश्चन आंसर चले जाओ, ठीक है। बताइए फिर, आज से ही स्वागत कर देंगे सर, है ना। 2-4 दिन तो मेहमानी कर लेने देते सर। करनी है मेहमानी के जवाब देने हैं, पूछ लें। चलो सिंपल सा ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। बताओ, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखो ये लिखा है, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है ना। हाँ, तूने लिख लिया, तू भी बता दे एक। मेरे को समझ में तो आया कि तुम लोग बैठ के सुनते हो कि बस ऐसे ही लगे रहते हो लिखने में। जेम्स प्रिंसेप ने किन 2 लिपियों का अर्थ निकाला था? बता दूंगी सर, देख रही हूँ अभी। नहीं मिली, मिल गई। ये तो नहीं, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। इन्हीं का तो अर्थ निकाला था इसने, है ना। अगला क्वेश्चन, पियदस्सी शब्द का क्या अर्थ है? ये लिखा है, मनोहर मुखाकृति वाला राजा, है ना, अशोक। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? ये रहा, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, 2-3 आंसर लिख के लेके आना, लिखो जल्दी से। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख से आप क्या समझते हैं? व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग बाय इंस्क्रिप्शंस, ऐसे लिख लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय इंस्क्रिप्शंस। भारतीय इतिहास में जेम्स प्रिंसेप के योगदान का वर्णन कीजिए। भारतीय इतिहास में जेम्स प्रिंसेप के, अगला क्वेश्चन, अगला, हाँ दूसरा क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में जेम्स प्रिंसेप के योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स प्रिंसेप टू इंडियन हिस्ट्री। अच्छा लग रहा है? मत बोलो, गुस्सा हो गई। लिखो लिखो लिखो, भारतीय इतिहास में जेम्स प्रिंसेप के योगदान का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में और बोल दो महाराज, लिखो महाराज, लिखो। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स प्रिंसेप टू इंडियन हिस्ट्री। लिख पाई है? ये तो गुस्सा भी हो जाती है। ये तो सही ह्यूमन है ना। है, हाँ रुक जाओ, एक क्वेश्चन और नहीं लिखोगे? हैं, एक और लिख लेते तो ठीक रहता। चलो ठीक है, तो चले जाओ फिर, है ना। क्या कह रहा है? मैं 12 बजे तक। पापा आएंगे? बेटा तुम लोग अपनी फीस कब? फिर ऐसे हम कहते हैं, फिर आ जाना 1-2 दिन बाद, हैं? नहीं तो मतलब हम प्यार से कह रहे हैं, तो भाई प्यार से जमा करवा दो, है ना। तो हम तो ले लिए थे ना तुम लोगों ने। हाँ तो ठीक है, करवाओ जमा, ठीक है, 1-2 दिन में। हाँ, इसमें आधार कार्ड और अपना फोटो और फॉर्म और फीस। हाँ बताओ, कोई तकलीफ?
हैं? तकलीफ तो नहीं हुई कोई पढ़ने में? नहीं, ठीक लगा? नहीं, और ये